नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंडअप और कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर तो नजर रहेंगी ही, क्योंकि आज फेड मीटिंग का आउटकम आना और उससे ठीक पहले सोने चांदी में सुस्ती देखने को मिल रही है और बेस मेटल्स में गिरावट। डॉलर इंडेक्स की मूवमेंट काफी इंपॉर्टेंट रहेगी तमाम नॉन एग्री कमोडिटीज के लिए, तो यहाँ पर तो स्ट्रैटेजीज लेंगे ही, लेकिन फोकस करेंगे आज हम एडिबल ऑयल पैक पर, क्योंकि त्योहारों पर शायद खाने के तेल के दाम नहीं बढ़ेंगे। सरकार ने इंडस्ट्री से मीटिंग की है, क्या आउटकम निकल कर आया है, हाल ही में बढ़े प्राइसेस क्या कम होंगे, इस पर करेंगे बातचीत। बात करेंगे सोने की भी कि फेड के फैसले का इंतजार तो हो रहा है, उसे ठीक पहले जो सुस्ती है इसको कैसे प्ले करना चाहिए, क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए और क्या रणनीति यहां से हो सोने पर। क्रूड कभी धूप कभी छाव, कभी तेज कभी नरम, और आज 1% के आसपास नीचे प्राइसेस कर रहे हैं कारोबार। इन सब पर हम बातचीत करेंगे और हमारे साथ बातचीत करने के लिए सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट अजय झुंझुनवाला, सोयाबीन प्रोसेसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डीएन पाठक, साथ ही एचडीएफसी सिक्योरिटीज के हेड ऑफ कमोडिटी अनुज गुप्ता और गंगानगर कमोडिटी के वीपी अमित खरे मौजूद है। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे अभी की बड़ी खबर की। दरअसल सरकार जल्द ही प्रधानमंत्री आशा स्कीम को जारी रखने को मंजूरी दे सकती है। सोर्सेस के मुताबिक जो जानकारी मिली है, इसका दायरा बढ़ाने को लेकर जल्द डिसीजन लिया जा सकता है। क्या है और डिटेल्स, असीम से समझ लेते हैं, मेरे सहयोगी मौजूद हैं। तो असीम बताइए, क्या एग्जैक्टली खबर है, किस तरीके की राहत मिलेगी किसानों को? देखिए, सरकार पीएम आशा स्कीम के जरिए ये तय करते हैं कि जो दाल उगाने वाले हैं या जो तिलहन उगाने वाले किसान हैं उनको एमएसपी का फायदा मिले। सरकार तय करती है कि कितनी खरीदारी की जाएगी और पीएम आशा स्कीम के जरिए वो खरीदारी करती है। और खासतौर पर जब एमएसपी से नीचे चला जाता है इन दालों या तिलहन का दाम, तो सरकार ये खरीदारी करती है। आपने देखा होगा कि कुछ दिनों पहले सोयाबीन का दाम एमएसपी से नीचे चला गया था, तो केंद्र सरकार ने इंटरवेंशन किया था और कहा था कि जितने भी किसान सोयाबीन लेकर के आते हैं हम उसकी पूरी की पूरी खरीदारी करेंगे। महाराष्ट्र, कर्नाटका और मध्य प्रदेश में सरकार ने फैसला लिया था, तो ये स्कीम उस काम आती है। जो वो सूत्र बता रहे हैं कि सरकार जल्दी इसका दायरा बढ़ाने को हरी झंडी दे सकते हैं, यानी कि जितना भी जो भी फसल खासतौर पर की दालें या तिलहन जो भी एमएसपी के नीचे जाएंगी, सरकार उसकी पूरी की पूरी खरीदारी करेगी, तो इसका दायरा बढ़ सकता है और इस स्कीम का कंटिन्यूएशन जो है उसको भी हरी झंडी सरकार बहुत जल्दी ही दे सकती है। किसानों को फायदा होगा, खासतौर पर कि सरकार ये चाहती है कि आत्मनिर्भर बने सरकार खाद्य तेलों के अंदर। तो अभी आपने देखा होगा कि सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी भी बढ़ाई है, तो इस स्कीम के तहत सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि अगर खाद्य तेल का अगर एमएसपी से नीचे चले जाते हैं तो सरकार सारी की सारी खरीदारी करेगी। चलिए, तो एक इम्पोर्टेंट खबर और किसानों को सीधे फायदा पहुंचेगा इससे, और आगे भी जो आशा स्कीम है, प्रधानमंत्री आशा स्कीम, वो जारी रहेगी। ये जानकारी सोर्सेस के थ्रू मिल रही है। शुक्रिया असीम आपका ये डिटेल्स बताने के लिए। और जब बात दलहन और तिलहन की हो रही है, तो तिलहन पर तो एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है। सरकार ने कल जो एडिबल ऑयल प्रोसेसर्स हैं उनके साथ मीटिंग की है और कहा है कि जो रिटेल प्राइसेस हैं वो ना बढ़ाए जाए, क्योंकि जो इंपोर्ट ड्यूटीज फिलहाल बढ़ी हैं उसको देखते हुए, क्योंकि सरकार का दावा ये है कि ऑलरेडी जो लोअर इंपोर्ट ड्यूटी रही है तब एनफ स्टॉक शिप हुआ है, जिससे जो रिक्वायरमेंट है वो 45 से 50 दिनों की मीट आसानी से हो सकती है। लेकिन सवाल ये है कि ऑलरेडी जो प्राइसेस हैं वो पिछले कुछ समय में इंपोर्ट ड्यूटी हाइक होने के एंटिसिपेशन में काफ़ी बढ़ चुके हैं। तो क्या त्योहारों से पहले प्राइसेस थोड़े नरम होंगे, इन्हीं स्तरों पर बने रहेंगे, और एक्चुअल में लोअर ड्यूटीज पर जो माल आया है वो कितना है, इस पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ दो मेहमान ऑलरेडी बने हुए हैं। अजय झुंझुनवाला हैं, प्रेसिडेंट एसईए, और डीएन पाठक, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सोपा से। तो अजय जी नमस्कार। पहला सवाल आपसे, जो मीटिंग हुई है पहले तो यही बताइए, क्या डिस्कशन हुआ, क्या आउटकम निकल कर आया? दीपाली जी, कल गवर्नमेंट ने एक मीटिंग बुलाई थी जो लीडिंग एडिबल ऑयल प्रोसेसर्स के साथ, और उन्होंने ये एक्सपेक्ट किया था कि हम लोग कंज्यूमर को ध्यान में रखते हुए जो रिसेंट ड्यूटी हाइक है उसके मद्देनजर प्राइसेस को ज़्यादा न बढ़ाएं। तो उसके लिए मेरा कुछ सबमिशन था जो आपके चैनल के थ्रू मैं आपके व्यूवर्स को बताना चाहता हूं कि पहली बात तो गवर्नमेंट ने ड्यूटी जो बढ़ाई है इसको बहुत सोच समझ के बढ़ाया है, नीति आयोग के रिकमेंडेशन पर। तो ये ड्यूटी का बहुत सोचा समझा गवर्नमेंट का बहुत अच्छा डिसीजन है, और इसका मेन उद्देश्य फार्मर को एमएसपी दिलाना है। जो सोया के प्राइसेस हम लोग के एमएसपी के 400-500 रुपए कुंटल नीचे चल रहे थे, वो एमएसपी पर एटलीस्ट आ जाए, ये गवर्नमेंट का मोटिव था, और हम लोग भी गवर्नमेंट के मोटिव से टोटली अलाइंड हैं। दूसरा कि हिंदुस्तान में सफिशिएंट स्टॉक है एडिबल ऑयल का। नॉर्मली रफली 1 मिलियन टन, 10 से 12 लाख टन का स्टॉक है, और लगभग 2 मिलियन टन या 18 से 20 लाख टन ऑयल पाइपलाइन में है। लेकिन वो पाइपलाइन का ऑयल जब आएगा तो उस पर नई ड्यूटी अट्रैक्ट करेगी। तीसरा, इंडस्ट्रीज का काम जो है दीपाली जी, वो
डिमांड और सप्लाई मेंटेन करना है। हम प्राइस को मेंटेन नहीं कर सकते, ना हमारे बस में है। हम डिमांड और सप्लाई, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो सप्लाई लाइन है, जैसा कि अच्छा स्टॉक है इंडिया में, तो हम सप्लाई लाइन को स्मूथ रखें। सप्लाई लाइन स्मूथ होगी तो प्राइसेस अपने आप स्मूथ रहेंगे। चौथा, जो ड्यूटी का इफेक्ट आता है वो एक तरफ तो इन्फ्लेशनरी लगता है, लेकिन दूसरी तरफ जो स्टॉक होता है उसमें बहुत से लोग उसका प्रॉफिट भी बुक करना चाहते हैं, तो माल बेचने की भी होड़ होती है। तो दोनों फैक्टर एक के दूसरे के साथ काम करते हैं। इसके साथ ही जो हमारे एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं, जैसे हमने ड्यूटी बढ़ाई, इंपोर्ट ड्यूटी, तो वो अपनी एक्सपोर्ट ड्यूटी कम करते हैं या अपने यहाँ कुछ प्राइसेस को कम करते हैं तो एडजस्ट द प्राइस। मतलब इंडिया में प्राइसेस को बहुत ना बढ़े, उनका डिमांड, उनका रिस्पेक्टिव ऑयल, सोया, सन या पाम का वो कम ना हो, इसलिए वो भी उसको मॉनिटर करते हैं। पिछले 2-3 दिन से कुछ छुट्टियों का माहौल था, अब मार्केट खुल रहे हैं। मैं समझता हूँ अगले 10-15 दिन बाद ही ये तय हो पाएगा कि प्राइसेस कहाँ स्टेबलाइज करेंगे। तो ये मेरा आपसे सबमिशन था इसमें। इनफैक्ट अजय जी, मैं आपसे एक और सवाल है, लेकिन उससे पहले डीएन पाठक जी का भी एक राय ले लेती हूँ। पाठक जी, आपने सुना जो मीटिंग हुई, जो आउटकम, जो मैटर डिस्कस हुआ, उसके बारे में डिटेल्स तो मिली, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि जैसे अजय जी ने कहा कि अभी प्राइसेस यहाँ से कैसे रहेंगे, इन्हीं स्तरों पर स्टेबल रहेंगे, इसके बारे में 10 से 15 दिन का समय लगेगा। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है, जो सरकार ने भी पॉइंट रेज किया है, वो ये कि ऑलरेडी लोअर ड्यूटीज पर जो माल आया है वो अवेलेबल रहेगा अगले 2 महीने, पौने 2 महीने के हिसाब से। लेकिन प्राइसेस इस एंटिसिपेशन में कि ड्यूटीज बढ़ेंगे, ऑलरेडी 20% के आसपास तो बढ़ चुके हैं, खबर आने से पहले भी और खबर आने के बाद भी। तो सवाल यहां से प्राइसेस बढ़ने के बजाय ये है कि जो ऑलरेडी एंटिसिपेशन में प्राइसेस बढ़े हैं, क्या वो कम होंगे? क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ। एक तो हम एक ही सांस में ये कह रहे हैं कि किसान को एमएसपी मिलनी चाहिए, भाव बढ़ना चाहिए ऑयल सीड का। उसी सेंटेंस का दूसरा हिस्सा ये है कि तेल के भाव क्यों बढ़े, कम होने चाहिए। ये दोनों चीजें एक दूसरे को काटती हैं, बिल्कुल भी संभव नहीं है। और तेल के दाम जो ड्यूटी सरकार ने बढ़ाई है, वो ये सोच के बढ़ाई है कि एमएसपी किसान को मिले और ऑयल सीड के भाव बढ़े। आपने देखा होगा कि सोयाबीन के भाव भी पिछले 10 दिन में बढ़े हैं, उस जैसे हिसाब से तेल के भाव बढ़े हैं। अब जहां तक इम्पोर्टेड तेल का सवाल है, जो पहले पाइपलाइन में था, मुझे लगता है ये सवाल जो लोग तेल इंपोर्ट करते हैं बड़ी मात्रा में और सप्लाई करते हैं, उनको शायद ये देखना होगा कि वो अपने दाम कब बढ़ाते हैं, कब नहीं बढ़ाते हैं। लोग फॉरवर्ड ट्रेडिंग करते हैं, पहले से ट्रेड करके रखते हैं, एंटिसिपेशन में काम होता है तेल में। तो ऐसा कहना बिल्कुल एकदम ठीक नहीं होगा कि 1-1 टन पे ड्यूटी जो है बढ़ेगी कि घटेगी, वो उसका आज असर आना चाहिए। ऐसा कभी संभव होता नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि ट्रेड इस बात को चाहता है कि ड्यूटी बढ़ने पे एकदम उसका कोई मुनाफा बहुत ज्यादा कमाया जाए। ट्रेड भी देख के चलता है सब कुछ। जैसे अजय जी ने बोला कि ट्रेड के लोग जो है इंपोर्टर हैं या प्रोसेसर हैं, वो भी देख के काम करते हैं कि मार्केट किस दिशा में मूव हो रही है। सप्लाई का जहां तक सवाल है, मैं बिल्कुल अजय सहमत हूं कि बहुत अच्छी कंफर्टेबल सप्लाई है। और तेल के दाम अगर थोड़े बढ़े हैं तो मुझे ये समझ में कभी नहीं आ पाया कि उससे इतनी ज्यादा मुसीबत क्यों पैदा होती है। मैं आप ही से पूछना चाहता हूँ कि 15 किलो तेल एक आदमी खाता है, अगर 5 लोगों का घर है तो साल में 75 किलो तेल हुआ, साल में 75 किलो। अब वो 75 किलो तेल पे साल में अगर 10 रुपए बढ़ गए तो 750 रुपए बढ़े, यानी महीने के हुए 60 रुपए। 60 रुपए या 70 रुपए महीने अगर किसी घर का खर्चा बढ़ता है तो क्या वो सचमुच बहुत ज्यादा है, या इतना उस पर इतना हो हल्ला होने की जरूरत है? हाँ, अगर दाम बिल्कुल ऐसे बढ़ जाए कि लोग मुनाफाखोरी करने लगे, डेफिनेटली कह रहे हैं कि जो हाल ही में भाव बढ़ गए हैं वो वाजिब है। बिल्कुल बिल्कुल वाजिब है, इसमें क्या, इसमें कोई खराबी थोड़ी है। अब जब ऑयल सीड का भाव जब सोयाबीन का भाव बढ़ेगा तो तेल का दाम तो अपने आप बढ़ेगा ही बढ़ेगा। वो कैसे बढ़ सकता है? अगर आपका रॉ मटेरियल ज्यादा में आएगा पैसे में तो लेकिन पाठक जी, लेकिन मुद्दा ये है ही नहीं। मुद्दा ये नहीं है कि आप भाव मत बढ़ाइए या फिर तेल के भाव ना बढ़े। जो डिस्कशन हो रहा है वो ये कि ऑलरेडी जो सरकार ने भी जो बात रखी है कि कम ड्यूटी पे ऑलरेडी अच्छी खासी क्वांटिटी इंपोर्ट हो चुकी है, तो वो तो कम भाव पे प्रोसेसर्स ने इंपोर्ट की है ना, तो उस पर उस माल पर प्राइस नहीं बढ़ना चाहिए। मैं सरकार से बिल्कुल सहमत हूं कि उस माल पे जो कम ड्यूटी पे आया है वो प्रोसेस जो इंपोर्टर्स हैं उनको शायद उसी भाव पे देना चाहिए जिस पे ड्यूटी का इफेक्ट उस पर नहीं आया हो। मैं इस मामले में सरकार से बिल्कुल एकदम सहमत हूं।
चलिए, अच्छा अजय जी ये बताइए फिर दो चीजें क्विकली। एक तो ये आपने कहा कि प्राइसेस स्टेबल रहेंगे नहीं रहेंगे ये 10 से 15 दिन में पता लगेगा, तो क्या मान के चलें कि इन स्तरों से नीचे नहीं आएंगे, सिर्फ स्टेबल हो सकते हैं अगर हुए तो? और दूसरी तरफ क्योंकि फेस्टिवल्स की अब शुरुआत हो जाएगी, फेस्टिव डिमांड कैसी नजर आ रही है और उस डिमांड को मीट करने के लिए हम कंफर्टेबल पोजीशन में हैं? दीपाली जी, इसमें मेरा जवाब ये है कि पिछले एक साल से अगर आप इंटरनेशनल प्राइसेस को देखेंगे तो लगभग $100 की इंक्रीज ऑलरेडी आ चुकी है, क्योंकि पहले यूक्रेन वॉर वगैरह ज़्यादा था तो सप्लाई सनफ्लावर ऑयल की इन पर्टिकुलर रशिया से और यूक्रेन से बहुत ज़्यादा थी, और भी जो जो पॉलिटिकल सिचुएशंस की वजह से चीज़ें कुछ ज़्यादा कंस्ट्रेंट में थी। बट पाम ऑयल का जैसे प्रोडक्शन कम हुआ तो उसकी प्राइसेस कुछ रिकवर हुई, तो $100 तो ओवर 8 to 10 मंथ्स ऑलरेडी रिकवर कर गई हैं। दूसरा, हम लोग हर महीने 12 से 15 लाख टन इंपोर्ट कर रहे हैं, तो हमारे इंपोर्ट में कोई कमी नहीं है। गवर्नमेंट का जो सबसे अच्छा वो रहा कि उसने इंपोर्ट को सपोर्ट किया, तो हम लोगों ने जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग इंपोर्ट कर सकते थे वो पिछले 6 महीने में बहुत ज़्यादा इंपोर्ट हुआ। तो उस इंपोर्ट की वजह से हमारा जो आज स्टॉक लेवल है बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो प्राइस हाइक को ये चीज़ें निगेट करती हैं। अगर आपके पास अच्छा स्टॉक है और प्राइस हाइक होता है तो हर आदमी चाहता है हम बेचें। दूसरा, हमारी जो सोया क्रॉप है वो राउंड द कॉर्नर है, वो दिवाली बाद तुरंत ही चालू हो जाएगी या हो सकता है दशहरे से चालू हो जाए। तो इन चीज़ों को देखते हुए ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि एकदम से प्राइस बढ़े। बट इंडिया इज़ ए वास्ट कंट्री और थोड़े बहुत लोग थोड़ा बहुत तो प्राइस के साथ थोड़ा बहुत बढ़ाने की कोशिश करता ही है। हर आदमी जिसने मुसीबत झेली है, लॉस किया, तो प्रॉफिट कमाना चाहता है। लेकिन एज फार एज जो हमारा ऑर्गेनाइज सेक्टर है उसको हम एडवाइजरी जारी कर रहे हैं, हमारी मीटिंग्स हुई हैं कि इस चीज़ों को हम वॉच कर रहे हैं कि प्राइसेस ज़्यादा एस्केलेट ना हो। चलिए, शुक्रिया अजय जी और डीन पाठक जी आने के लिए शो में और अपनी राय रखने के लिए। तो बेसिकली अब तक जो भाव बढ़े हैं शायद उन स्तरों से उस तेजी को शायद वो कम ना हो, लेकिन यह है कि यहाँ से फर्दर भाव ना बढ़ेंगे इस तरह की पॉसिबिलिटी नजर आ रही है। लेकिन जो क्लैरिटी मिलेगी प्राइसेस पर वो अब से कुछ समय के बाद मिलेगी। कोशिश ये हो सकती है कि शायद प्राइसेस इन स्तरों पर स्टेबल रहे, लेकिन हाँ अवेलेबिलिटी पर्याप्त है और डिमांड भी फेस्टिवल से पहले अच्छी नजर आ रही है। चलिए रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर फोकस करेंगे स्ट्रैटेजीज पर, फेड मीटिंग का क्या आउटकम हो सकता है, क्या इंपैक्ट हो सकता है उस लाइकली आउटकम का, इस पर करेंगे हमारे एक्सपर्ट से बातचीत। अमित खरे, अनुज गुप्ता मौजूद है, चल वापस आते हैं। कमोडिटी राउंड अप, हमारे साथ अमित खरे हैं, अनुज गुप्ता हैं और अब बात करते हैं स्ट्रैटेजीज की। लेकिन पहले सोने पर नजर डालेंगे, जहां पर हम इंटरनेशनल मार्केट्स हो या घरेलू बाजार हो, सुस्ती के साथ ही ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है। आज फेड की मीटिंग आउटकम पर नजरें बनी हुई हैं और 4 साल में पहली बार एक्सपेक्टेशंस हैं कि फेड की तरफ से रेट कट हो सकता है। इंपॉर्टेंट ये है कि रेट कट का क्वांटम क्या रह सकता है और इसका क्या लाइकली इंपैक्ट स्पेशली डॉलर इंडेक्स पर देखने को मिलेगा, क्योंकि डॉलर इंडेक्स के मूवमेंट से ही असर होगा सोने पर भी और साथ ही साथ बेस मेटल्स पर भी। अनुज, गुड मॉर्निंग। बताइए पहले तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं फेड की मीटिंग से और क्या लाइकली इंपैक्ट डॉलर इंडेक्स और गोल्ड पर देखते हैं? गुड मॉर्निंग दीपाली जी। देखिए 0.25 से लेकर 0.50 तक लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट कट हो सकता है, बट प्रोबेबिलिटी लग रहा है कि 0.50 के आसपास तक इंटरेस्ट रेट कट हो सकता है। स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि लग रहा है कि शायद हो सकता है कि आगे भी वो एग्रेसिव इंटरेस्ट रेट कट करते हुए नजर आए। तो हम देख रहे हैं कि उसका इम्पैक्ट देख रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स जो है 1 साल के लोअर लेवल पर आ गया है और हमें लग रहा है कि उसका असर गोल्ड पे भी रहेगा पॉजिटिविटी। हालांकि आज थोड़ा सा गोल्ड का मार्केट लग रहा है कि मीटिंग से पहले थोड़ा रेंज बाउंड मोमेंटम रहेगा, बट हाँ अंडरटोन पॉजिटिव है। तो यहाँ पर हमें लगता है कि खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। करीबन 72,800 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट ऊपर लग रहा है कि 73,380 तक देखा जा सकता है। तो गोल्ड के अंदर हमें लगता है कि इंट्राडे के लिए खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। मीटिंग से पहले प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, एग्जिट हो सकते हैं। कल हमें लगता है कि कल आज इसका इंटरेस्ट रेट का डिसीजन 11:30 बजे आएगा, तो कल मॉर्निंग में उसका इम्पैक्ट दिखाई देगा। अच्छा, डॉलर इंडेक्स पर क्या इंपैक्ट आप देखते हैं जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस तरीके का डिसीजन आता है अनुज? तो देखिए डॉलर इंडेक्स आप देखेंगे तो 101 के नीचे चल रहा है, 1 साल के लोअर लेवल पे। हमें लगता है कि यहाँ पर अभी और वीकनेस आ सकती है और लग रहा है कि एक बार 99 से लेकर 98 तक के लेवल आपको डॉलर इंडेक्स में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि हमने ये देखा है कि अभी चाइना ने भी इंटरेस्ट रेट कट किया है, यूरोप ने भी इंटरेस्ट रेट कट किया है, वहीं जापान ने इंटरेस्ट रेट इंक्रीज किया, तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट भी डॉलर पे पड़ रहा है। हमें लगता है कि अभी डॉलर में वीकनेस और देखने को मिल सकती है और नीचे 99 से लेकर 98 तक के लेवल डॉलर इंडेक्स में देखे जा सकते हैं। ओके अच्छा, कच्चे तेल पर भी एक राय ले लेते हैं। क्रूड पर अमित आपका व्यू क्या रहेगा? यहाँ भी फेड मीटिंग आउटकम से पहले प्राइसेस थोड़े स्टेडी हैं, घरेलू बाजार में हालांकि थोड़ी नरमी देखने को मिल रही है, बट क्या राय इन स्तरों से? नमस्कार दीपाली जी। बिल्कुल, जो डेटा है रात को 11:30 बजे काफी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली गोल्ड सिल्वर
और बेस मेटल और एनर्जी सेक्टर पे काफी बड़ा इम्पैक्ट इसमें कल ओपनिंग के टाइम पे देखने को मिलेगा। लेवल के लिहाज से देखा जाए तो क्रूड ऑयल मेरे को लगता है 5870 5880 के आसपास एक बेस बनाता हुआ नजर आ रहा है। ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में मैंने ऑप्शन का एक ट्रेड इसमें बनाया, 5900 की कॉल ऑप्शन अक्टूबर वायदा 200 के आसपास अभी करंट में ट्रेड कर रही है। इसको ट्रेडर्स को खरीदारी करनी चाहिए। 150 का स्टॉप लॉस लगाकर 260 तक के टारगेट आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकते हैं। वहीं पे फ्यूचर की अगर मैं बात करूं तो 5910 5920 के आसपास इसमें भी खरीदारी की जा सकती है। नीचे में 5870 का स्टॉप लॉस रहेगा और वापस मेरे को लगता है शाम तक 6000 के भाव क्रूड ऑयल में भी देखने को मिल सकते हैं। जी जी। एक क्विकली एक व्यू ले लेते हैं बेस मेटल्स पर, जहां पर गिरावट देखने को मिल रही है। जिंक, एल्यूमिनियम, कॉपर कमजोर हैं और 0.5% से 1.5% तक की वीकनेस देखने को मिल रही है। डॉलर इंडेक्स पर तो बातचीत हुई है, लेकिन बेस मेटल्स पर अनुज क्या स्ट्रैटेजी लेकर चलना चाहिए? देखिए, कॉपर में हमने देखा है कि 800 के ऊपर के लेवल सस्टेन है। हमें लगता है कि एक अच्छा बाउंस बैक यहाँ पर आ सकता है। हालांकि थोड़ा फ्लैटिश टोन रहेगा, बट हाँ, अगर नीचे प्राइस 797 798 के आसपास मिलते हैं तो खरीदारी करना चाहिए। 794 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट हमें लग रहा है कि 809 810 तक के लेवल देखे जा सकते हैं, तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी कॉपर में यूज कर सकते हैं। बाय एंड डिप्स की स्ट्रैटेजी कॉपर में, जहां पर 804 के मौजूदा लेवल्स के साथ कारोबार होते हुए दिखाई दे रहा है। हालांकि प्राइसेस 0.5% नीचे हैं। अच्छा, एग्री कमोडिटी पैक में अमित को स्ट्रैटेजीज रहेंगे आपकी तरफ से? एग्री में देखा जाए तो धनिया काफी अट्रैक्टिव खरीदारी के लिहाज से दिखाई दे रहा है। अक्टूबर वायदा धनिया जो है 7100 के आसपास अगर आज मिलता है तो ट्रेडर्स को खरीदारी करके चलना चाहिए। ऊपर में 7500 रुपए का इसका शॉर्ट टर्म का टारगेट है, नीचे में 6900 का स्टॉप लॉस रहेगा। दूसरा जो है कैस्टर आज काफी समय बाद एक अच्छा ब्रेकआउट चार्ट पे लिया है, 6520 के करीब इसमें खरीदारी करें। ओवरऑल देखा जाए तो 7200 के टारगेट कैस्टर में दिखाई दे रहे हैं। नीचे में 6400 रुपए के नीचे का इसका स्टॉप लॉस रहेगा। जी दीपाली। तो ये रही स्ट्रैटेजीज एग्री और नॉन एग्री स्पेस में आपके लिए हमारे गेस्ट की तरफ से। फोकस बनेगा फेड मीट आउटकम पर, जिसका असर कल होगा। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। शुक्रिया अनुज और अमित, आप दोनों का ही आने के लिए शो में और सभी स्ट्रैटेजीज शेयर करने के लिए हमारे व्यूअर्स के साथ। थैंक यू। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पार लेकर आएंगे फ्यूचर एक्सप्रेस। नमस्कार।